तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम मेथड्स हैं जिनसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है उसका पीएच कौन सा है। पहला हमारा है रंगमापी विधि। रंगमापी विधि यानी कि कॉलरीमेट्रिक मेथड, यानी कि हम इसमें कलर के बेसिस पे पता करते हैं कि जो पीएच है वो कौन सा है। तो मोस्टली इस पीएच विधि में हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, यानी कि हम अर्थ के कोई भी पार्ट में अगर हम उस सॉल्यूशन को देख चेक करना चाहेंगे कोई भी इंडिकेटर से, तो जो कलर है वो सेम आएगा। और मोस्टली जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, बहुत सारे डाइज का मिक्सचर होता है जो कि विभिन्न प्रकार के H+ की कंसंट्रेशन या फिर पीएच पर यह अलग अलग प्रकार के रंग में परिवर्तित होकर हमें ये बताता है कि जो पीएच है वो सॉल्यूशन का कितना है। किसी सॉल्यूशन का पीएच पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सॉल्वेंट है यानी कि जिसका हमें पीएच पता करना है उसमें हम कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की बूंदें डालकर उसे शेक करते हैं और एक डिफरेंट टाइप ऑफ कलर हमें मिलता है और हम उसे टैली करते हैं स्टैंडर्ड कलर चार्ट से। स्टैंडर्ड कलर चार्ट क्या होता है? ये चार्ट पूरी वर्ल्ड में सेम है जिसमें 0 से लेके 14 तक अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर मेंशन्ड है और उस कलर से हम उसको टैली करके पता कर सकते हैं कि जो सॉल्यूवेंट हमारा है या जो सॉल्यूशन है वो कितने पीएच पर है। लेकिन ये जो विधि है ये पूरी तरीके से श्योर एंड शॉर्ट नहीं होती है, क्योंकि इसमें 0.5 वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि ये एक कलर से शो होता है कि जो हमारी सॉल्यूशन है वो कितना है। लेकिन प्रिसाइज अगर हम करना चाहें तो हम नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैटिक मेथड। ये बड़े स्केल पे यूज किया जाता है। मोस्टली जो कलरिंग मैटिक मेथड हमने पढ़ा वो हम यूज करते हैं स्कूल एंड कॉलेज लैब्स में, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैटिक मेथड है ये हम यूज करते हैं बड़ी लैब्स में, जो रिसर्च लैब्स होती हैं जहाँ पे हमें सॉल्यूशंस तैयार करने होते हैं फॉर द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट that we grow in labs and for various media that we use in biochemistry। तो नॉर्मल इसमें जो क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो हाइड्रोजन या फिर ग्लास इलेक्ट्रोड जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड या फिर कैलेमल इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड या कैलेमल इलेक्ट्रोड होता है जिससे हम ये पता करते हैं कि जो हमारी कंसंट्रेशन है वो कितनी है। कंसंट्रेशन जितनी होगी उस हिसाब से जो हमारा मेथड है वो ये अप्रूव होगा कि जो वैल्यू है वो 1 से 14 के बीच में कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें पॉइंट्स में भी वैल्यू मिल रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें 8.5 उसका पीएच है, यानी कि 9 और 8 के बीच में 10 डिजिट्स अगर हम बात करें, 10 डिजिट्स की बात करें, तो यहाँ पे 8.5 अगर वैल्यू हमारे पास है तो यानी कि वो क्या होगा, 8 और 9 पीएच वैल्यू के जस्ट मिडल में होगा। लेकिन यही चीज जो अगर हम कैलोरीमीटर में देखें तो हमें पता नहीं चलेगा। जो कैलेमल इलेक्ट्रोड होती है उसको हम सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करते हैं और जो हमें जिसका हमें पीएच पता करना होता है उसके अंदर हम इस इलेक्ट्रोड को डुबाते हैं। मोस्टली ये टेक्निक बहुत ही सेफ और एक्यूरेट होती है, लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो H+ इलेक्ट्रोड या फिर जो गैस इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं
वो वॉश्ड हो। अगर वो वॉश्ड नहीं होगी तो जो पहले इसका जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या हुआ होगा, जो H प्लस एक्यूमुलेट हुए होंगे यानी कि जो उस पे जमे हुए होंगे उस इलेक्ट्रोड पे H प्लस, वो क्या करेंगे हमारी रीडिंग को डिफर कर सकते हैं। इसी वजह से हम डिस्टिल्ड वाटर से उसको प्रॉपर वॉश करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रोड है उसमें कोई भी तरह के आयंस वगैरह ना हो। नेक्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस। पीएच इम्पोर्टेंट है ना ही लैब वगैरह एक्सपेरिमेंट्स के लिए, बल्कि हमारे नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में भी पीएच काफ़ी मायने रखता है। और हमें पता है कि हमारी बॉडी है वो विदाउट पीएच कोई भी रिएक्शन नहीं करती है। कोई भी मेटाबॉलिज्म अगर हमारी बॉडी में हो रहा है तो सबसे पहले उसमें पीएच का ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल हम डाइजेशन की भी बात करें तो डाइजेशन में भी जो पीएच है वो 2 से 4 रहता है, यानी कि अगर पीएच में एसिडिक है तभी जो हमारा खाना है या जो भी हम डाइट ले रहे हैं वो डाइजेस्ट होगी। अब जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे स्टमक का पीएच हाई रहता है, वहीं इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, यही पीएच लो हो गई। लो होना यानी कि यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है वो लो हो जाती है, यानी कि पीएच है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो हाई हो रही है। जैसे हम यहाँ पे बात करें समुद्र यानी कि सी वाटर की, तो यहाँ पे कितना होता है 7.5 से 8.5। वहीं जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है ह्यूमंस में वो होता है 7.3 से 7.5। मसल्स, लीवर, देन गैस्ट्रिक जूस, जो हम बात कर रहे थे गैस्ट्रिक जूस जो प्रेजेंट होते हैं स्टमक में वो काम करते हैं 1.2 से 3.0। लेकिन अगर वहीं अगर हम इसका कंसंट्रेशन हाई की बजाय लो कर दें यानी कि जो पीएच है वो हम बढ़ाकर 1.2 से बढ़ाकर अगर हम 5 या 6 कर दें तो वो रिएक्शन जहाँ पे थी वो वहीं की वहीं हॉल्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। अब पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं, जो पैनक्रियास से जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं वो होते हैं बेसिक 7.8 से 8.0, लिटिल बेसिक होते हैं। देन हमारा आता है सलाइवा जो कि 6.35 से 6.85 के बीच में होता है। देन काउ मिल्क 6.6, यूरिन 5 to 8, टोमेटो 4.3। तो मोस्टली जो हमारे फ्रूट्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में है, एसिडिक कैटेगरी में। सेकंड है जो हमने बात की थी, जितनी भी मेटाबॉलिज्म है यानी कि चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो या एनाबॉलिक रिएक्शन हो, दोनों में पीएच का जो मान है यानी कि जो उसकी वैल्यू है वो प्रभावित करती है एक रिएक्शन को होने में या उसे रोकने में। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी जो हम मिट्टी का जो यूज करते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जो पीएच है सॉइल का वो कितना है। अगर पीएच ज्यादा एसिडिक हुआ या ज्यादा एल्कलाइन हुआ तो जो हमारी डिजायरेबल स्पीशीज है वो ग्रो नहीं होगी। और मोस्टली जो मिनरल्स एंड विटामिन हमें जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में मिलते हैं, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, रिएक्टेबल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, जैसे हम ये वेराइटीज ऑफ इंडस्ट्री होती है जिसमें अल्कोहल बनाते हैं, लेदर टैनिंग होती है, शुगर फॉर्मेशन है, पेपर इंडस्ट्री है, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि जो भी यूटेंसिल्स हैं उन पे हम प्लेटिंग या कोटिंग करते हैं सिल्वर या फिर एलॉय की, उसमें भी पीएच का मान जो है वो स्थिर रखा जाता है। एक प्रॉपर पीएच पे ही ये चीजें हो सकती हैं। और क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए जो पीएच है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल कुछ पीएच हैं जो फसलें हैं जैसे सीरियल क्रॉप्स हैं, हार्डियम, सेटमियम, सटाइवम, सोरगम वल्गेर, जीमेज, अवीना सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, ट्रिटिकम वल्गेर, ये सारे एक
डिफाइन पीएच पे काम कर रहे हैं। सिमिलरली पल्सेस या लेग्यूम क्रॉप्स जो होती हैं, जैसे सेम, लाइमेम, लहसुन, मटर, सोयाबीन, बरसीम, ये सब क्या है? ये हल्की सी बेसिक है, यानी कि 6.0 से 7.0। जबकि जो हमारी सीरियल क्रॉप्स थी वो क्या थी? स्लाइटली एसिडिक। देन कम्स अदर क्रॉप्स जैसे कपास, अलसी, सोलेनम, ट्यूबरोसम, बीटा वल्गैरिस, ये सारी हैं। ये लगभग जो हमने इस चार्ट में ये देखा है कि जो वैल्यू है वो 5 से लेके 7.5 तक मैक्सिमम है, यानी कि जो कंडीशन है वो क्या है? न्यूट्रल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिडिटी और बेसिसिटी है वो डिफाइन होती है, यानी कि उसमें अगर हम थोड़ा सा अमल या फिर बेस मिलाने पे H प्लस या OH माइनस की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता और जो pH है वो वैसा का वैसा रहता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। एक सॉल्यूशन जो कि इनऑर्गेनिक बफर सॉल्यूशन होता है, जो कि हम लैब्स में यूज करते हैं, और एक बफर सॉल्यूशन होता है ऑर्गेनिक, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कार्बोनेट बाई कार्बोनेट बफर सॉल्यूशन। इन दोनों में फर्क है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक जो बफर सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो एसिड या बेस हम यूज करेंगे वो इनऑर्गेनिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक बफर सॉल्यूशन होते हैं उसमें कार्बन का कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उसका यूज होता है। इसमें अब बात करते हैं करेक्टर्स की, यानी कि बफर सॉल्यूशन का करेक्टर क्या है। मतलब ऐसे कौन कौन से करेक्टर हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये सॉल्यूशन है वो बफर सॉल्यूशन है। पहला क्या है कि कोई भी बफर सॉल्यूशन होगा उसका एक सर्टेन पीएच होगा। सेकंड है कि अगर उसको हम काफी टाइम के लिए उस सॉल्यूशन को अगर हम रहने दें तब भी जो उसका पीएच है वो चेंज नहीं होगा। थर्ड है अगर हम उसमें हाईली एसिडिक या हाईली बेस की कुछ ड्रॉप्स अगर हम उसमें मिला रहे हैं तब भी वो जो पीएच है वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? जो रिएक्शन है वो क्या हो रहा है? या तो फॉरवर्ड हो रही है या बैकवर्ड हो रही है, जो कि हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है जिसमें जो बफर सॉल्यूशन है उसमें अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं तनु करने पर, यानी कि अगर हम कोई बफर सॉल्यूशन है उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं तब भी जो पीएच है वो वैसा का वैसा है। अगर हम बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की बात करें तो ये चीज बहुत ही कम मात्रा में होती है, यानी कि जो एसिड या बेस है वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि इनमें परिवर्तन कम होता है इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? उदासीन या फिर न्यूट्रल बोलते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। और कौन सी क्रिया होती है? ये बफरिंग एक्शन क्रिया कहलाती है। और ये इसका कारण क्या है? मोस्टली देखा गया है कि जो रिजर्व्ड एसिडिटी या रिजर्व्ड एल्कलिनिटी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो पीएच है वो मेंटेन रहता है। यहाँ पे पहला हमारा है कि अगर हम वीक एसिड लें तो जो उसका बेस होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और उन दोनों के मिक्सचर मिक्सचर यानी कि जो उनका सॉल्ट होगा वो क्या होगा? या तो वीक बेस होगा और जो एसिड होगा वो क्या होगा? प्रबल, यानी कि वो हाई होगा। फॉर एग्जाम्पल
हम बात कर रहे हैं अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन की, उससे पहले जो हम जो एसिड हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड जो कि जो सिट्रस फ्रूट में होते हैं, कार्बनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड हमें मिलता है आंट्स में, कार्बनिक एसिड मिलता है हमें ह्यूमंस में या अदर मैमल्स में। तो इनमें क्या होता है, जो एसिड होगा वो बहुत ही वीक होगा, यानी कि उसमें जो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम या फिर न के बराबर होगी। जैसे कि एसिटिक एसिड हुआ, सोडियम एसिटेट हुआ, बोरिक एसिड हुआ, सोडियम बोरेट। यानी कि जो अगर एसिड वीक है तो जो उसका बेस होगा वो क्या होगा, हाई होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कार्बनिक एसिड है तो उसका जो बेस होगा सोडियम कार्बोनेट वो क्या होगा, हाई। फॉस्फोरिक एसिड है उसका सोडियम फॉस्फेट। सेकंड है बेसिक बफर सॉल्यूशन, उसमें क्या होगा, जैसे साइट्रिक एसिड है उसका सोडियम सिट्रेट, यानी कि जो उसका बेस है वो वीक होगा और एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ग्लाइसिन और ग्लाइसिन हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जैसा सिमिलरली हम इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं, सिमिलरली हमारे ब्लड में भी ये बफर सॉल्यूशन काम करता है। और उस बफर सॉल्यूशन का नाम होता है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर सॉल्यूशन। यानी कि जो कार्बोनेट है वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है और जो बाइकार्बोनेट है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट होता रहता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे ब्लड में H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है। अब अगर हम ले अमोनियम एसिटेट ले हम और उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, जो अमोनियम एसिटेट में जो अमोनिया है वो CH3CO यानी कि जो एसिटेट है उससे अलग हो जाएगा और वो दो तरह के आयंस बनाएंगे वाटर में, एक NH+4 और एक CH3CO-। तो ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम फिर से एसिड ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड ऐड कर रहे हैं तो आयनाइजेशन किसका होगा, आयनाइजेशन होना यानी कि आयंस का एक सॉल्यूशन में कम या ज्यादा होना। तो H प्लस है वो किसके लिए उत्तरदायी है, एसिडिटी के लिए। तो अगर हमें पता है कि CH3CO माइनस यानी कि एसिटेट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो अब जो H प्लस हम ऐड करेंगे वो किसके साथ बाइंड होगा, CH3CO माइनस के साथ, ना कि NH4 प्लस के साथ। क्यों, क्योंकि एसिटेट है वो क्या है, बेस है, और बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमेशा एसिड के साथ। और ये रिएक्ट होके क्या बनाएगा, अनआयनाइजेबल, यानी कि अनआयनाइजेबल यानी कि अब अगर और हम इसमें आयंस डालेंगे तो वो क्या नहीं होगा, वो आयनाइज्ड नहीं होगा, कि ऑलरेडी उसने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया। इसकी वजह से क्या होगा, जो सॉल्यूशन की जो एसिडिटी है वो नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट, अगर हम इंडिपेंडेंट H प्लस की कंसंट्रेशन अगर वो हम देख रहे हैं जो कि चेंज नहीं होती है, तो उसमें हम रिएक्शन देंगे CH3COO-CONH4, यानी कि ये फॉरवर्ड हो रही है और ये बैकवर्ड हो रही है। तो ये किसमें स्प्लिट हो गए, CH3CO माइनस और NH4 प्लस में। नेक्स्ट हमने क्या इसमें ऐड किया था, एसिड। एसिड ऐड करने पे H प्लस ने किसके साथ रिएक्शन की, एसिटेट के साथ। और NO3 जो था नाइट्रिक एसिड का, वो किसके साथ रिएक्शन हुआ, NH4 प्लस के साथ। और जो हमें मिला एसिटिक एसिड वो क्या है, अनआयोनाइज्ड है। सिमिलरली हमने एसिड की जगह अगर यहाँ पे हम NaOH की कुछ बूंदे मिलाते हैं तो क्या होगा, यही रिएक्शन अगर हम बेस के साथ देखें तो जो स्थिति है वो वैसी रहेगी, बस उसमें रिएक्शन जो है वो बदल जाएगी। यानी कि अब हमने क्या किया,
इसमें CH3COOH और सोडियम एसिटेट, यानी कि जो एसिड है वो क्या है, वीक है, और हमारा जो बेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो बफर सॉल्यूशन है वो दो प्रकार के हैं। कैसे, पहला है कि अगर हम एसिड है वो वीक ले लें और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग ले लें, या फिर जो हम एसिड है वो स्ट्रॉन्ग लें और जो बेस है वो वीक लें। पहले में अगर हम CH3COH ले रहे हैं, यानी कि वीक एसिड है, और इसका जो बेस है यानी कि सोडियम एसिटेट वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे एक इफेक्ट पाया जाता है जिसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट तब होता है जब एसिड और बेस दोनों में एक आयन कॉमन हो, जिसकी वजह से रिएक्शन है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड होती है एडिशन ऑफ एसिड या बेस की वजह से। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, हमने CH3COH स्प्लिट होगा किसमें, H प्लस और एसिटेट में, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, HCl, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एसिटेट था वो H प्लस के साथ मिलके क्या बन गया, अनआयोनाइज्ड CH3COOH। नेक्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो इसमें जो हमें सॉल्ट होगा वो क्या होगा, वो भी सिमिलरली NH4OH है, वो एक क्या है, वीक बेस है, और NH4Cl है वो क्या है, वीक एसिड है। तो अब इनमें क्या होगा कि NH4 है वो दोनों में एसिड और बेस में, तो यहाँ पे जो आयन्स है वो कॉमन है। इसकी वजह से क्या हुआ, रिएक्शन में पहले NH4 प्लस और OH माइनस अलग हो गए, फिर NH प्लस 4Cl ये भी अलग हो गए, और अब हमने यहाँ पे ऐड किया है बेस। तो बेस जो है वो किसके साथ रिएक्ट होगा, OH माइनस के साथ। यानी कि अगर हम यहाँ पे NaOH डाल रहे हैं तो भी क्या हुआ, क्योंकि इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो क्या हुआ, NH4OH दोबारा फॉर्म हो गया, और जो पीएच है वो वैसा का वैसा रहा। इसमें आपके प्रतिरोधक विलयनों की एक पीएच मान की गणना है, जो कि एक डेरिवेशन है, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि अगर सॉल्ट और एसिड की हमें अगर कंसंट्रेशन दे रखी है तो उसका पीएच कितना होगा। इसे हेंडरसन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इसमें हेंडरसन इक्वेशन में क्या हमने क्या किया, एक वीक एसिड लिया और एक जैसे जो कि आयनाइज हो जाए, जैसे अगर हम सोडियम के साथ कोई भी एसिड ले लें तो क्या हो जाएगी, H प्लस और A माइनस में, ये वाटर में जाते ही स्प्लिट हो गए H प्लस और A माइनस में। यहाँ पे जो आयनाइजिंग कांस्टेंट है जिसे Ka बोलते हैं, वो इसके इक्वल है H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, यानी कि ऊपर सब कंपाउंड यानी कि प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट। ये क्या बता रहा है, प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे A माइनस इज इक्वल टू C2, जहाँ C2 मिश्रण में लवण के अणु की सांद्रता है, यानी कि लवण यहाँ पे क्या है हमारा, सॉल्ट। देन कम C1, जिसमें क्या है, एसिड के अणु या एसिड के एटम्स की कंसंट्रेशन बता रहा है ये। तो H प्लस किसके इक्वल हो गया, Ka इज इक्वल टू Ka इंटू C1 अपॉन C2, यानी कि एसिड अपॉन सॉल्ट। अगर हम इन दोनों का लॉग लें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लॉग की वैल्यू अगर हम रखें तो क्या मिलेगा हमें, माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू लॉग Ka माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। पीएच क्या है वो अब क्या हो जाएगा, हम इसमें इक्वेशन जो है वो शिफ्ट कर दी, तो अब क्या मिला हमें, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। देन कम्स इसकी इम्पोर्टेंस। बफर इम्पोर्टेंट मोस्टली देखा गया है लैब्स में या फिर इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें। इम्पोर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो पहला हमारा है एंजाइम में। एंजाइम जितने भी होते हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक
रिएक्शंस के एंजाइम हो या एनाबॉलिक रिएक्शंस के एंजाइम हो, इनकी एक्टिविटी डिफाइन होती है पीएच मान पे। क्योंकि अगर पीएच डिफाइंड नहीं है तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी डिफाइंड नहीं होगी। जैसे अगर हम देखें कि जो रक्त का पीएच है वो थोड़ा सा बेसिक होता है, और वहीं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पीएच थोड़ा बेसिक होता है। यहीं पे अगर यहाँ पे पीएच जो है वो स्थिर नहीं रखा गया तो जो अबनॉर्मेलिटीज हैं वो उत्पन्न होती हैं। अबनॉर्मेलिटीज यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, जिससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब जो अगर हम लैब की बात करें तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन का पीएच है वो हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। और मोस्टली केमिकल रिएक्शंस में अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो उसका हमें पीएच नहीं मालूम है तो उसको पता करने के लिए हम बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। और फॉस्फेटेंट्स और जैसे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में ये भी तैयार करने में हम बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। और हमारे ब्लड में जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में कन्वर्जन होता है, ये डिपेंड करता है कि जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो एग्जाम्पल हम CO2 एक्सहेल करते हैं तो जो से जब CO2 हमारे ब्लड में होती है तब जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड मूव करती है। और जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में होती है तब जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में कन्वर्ट होती है। और ये डिपेंड करता है कि हमारा बफर सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उद्योगों में प्रतिरोधी जो विलयन है यानी कि बफर सॉल्यूशन है, उसमें हम फर्मेंटेशन करते हैं, मोलासिस और अल्कोहल बनाते हैं, जैसे टैनिंग करते हैं। और जो शुगर फॉर्मेशन है उसमें भी पीएच को स्थिर रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कई जो तरल पदार्थ में जैसे अम्ल अथवा या क्षार डालने पर जो पीएच परिवर्तन नहीं होगा, तो मोस्टली जो अगर हम वैल्यू 0.4 पीएच भी अगर परिवर्तन हो रहा है अगर बॉडी में, तो वो भी जीव के लिए घातक होता है। और अच्छी मिट्टी की जो कंसंट्रेशन है पीएच का वो अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं कांस्टेंट, तो जो प्लांट्स या प्लांटलेट्स हैं वो इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। ये आपके था बफर की इम्पोर्टेंस थी। नेक्स्ट हमारा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि क्रेब्स साइकिल के बाद हम पढ़ेंगे।